मान लीजिए यहां पर Cl2 है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को सरलता से ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधात्मिक कहलाते हैं। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता किसको कहते हैं? जब अधातुओं को हथौड़े से पीटते हैं। तो ये आप इसको समझ चुके होंगे। अब जरा हम इनकी रासायनिक गुण की तरफ बात करते हैं। नाम आपको बताएं। हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अधातुओं के विषय में बताने जा रहा हूँ। और अधातुओं को क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है, अधातुओं को परिभाषित करिए तथा उनके भौतिक गुणों का वर्णन करिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? धातुओं के भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण और धातुओं की परिभाषा। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको अधातुओं से रिलेटेड बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए, अधातुओं को क्या कहते हैं? वे तत्व जो आसानी से, सरलता से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें अधातुएं कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें अधातुएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर Cl2 है, जैसे मान लीजिए यहां पर Cl2 है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या बन जाएगा? 2Cl माइनस। तो ये क्या हो गया? अधातु। इसी प्रकार से मैंने मान लो ले लिया Br2 भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बना देगा 2Br माइनस। तो ये भी अधातु हो जाएगा। बात यहां पर एक आ रही है कि कौन इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जिसकी आउटर मोस्ट सेल में यानी कि बाह्यतम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। और जिनके आउटर मोस्ट यानी कि बाह्यतम कोश में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा धातुएं कहलाएंगी और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा अधातुएं कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Cl2 मैंने लिया था, Cl2 के Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पर 2 एटम है Cl के 2 एटम है, इसलिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए वो 2Cl माइनस बनाया। इसी तरह से Br2 इसी के परिवार का सदस्य है। ब्रोमीन भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। Br2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि Br 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ब्रोमीन का एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि बाह्यतम कोश में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक कंप्लीट करेगा और Br माइनस बनाएगा। इसी तरह से सल्फर की बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बना क्या देगा? S-2 यानी कि सल्फाइड आयन। और ये भी अधातु है, तो ये भी अधातु हो जाएगा। इतनी बात तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा क्या है अधातुओं की? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को सरलता से ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधातुएं कहलाते हैं। अब जरा इसके भौतिक गुणों की तरफ हम चलते हैं, जरा इनके भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। अधातुएं भौतिक गुण। नंबर पहला, इनमें कोई भी विशेष चमक नहीं होती।
विशेष चमक, विशेष चमक नहीं होती। नंबर सेकंड क्या है? धातुओं के समान, धातुओं के समान ये ऊष्मा तथा वैद्युत के चालक नहीं होते। क्या सुना आपने? ऊष्मा तथा वैद्युत के चालक नहीं होते। नहीं होते। अगला पॉइंट क्या है? थर्ड नंबर क्या है? ये जल में सामान्यतः विलेय नहीं होते। नंबर 4, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता कि इनसे पतले तार बनाए जा सकें। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। नंबर 5, भंगुरता। क्या? भंगुरता। भंगुरता। इनको हथौड़े से पीटने पर ये टूट जाते हैं और यह गुण भंगुरता कहलाती है। क्या कहलाती है? भंगुरता। ठीक, तो ये इनके भौतिक गुण आ गए अधातुओं के। ये अधातुओं के भौतिक गुण हैं। तो अब इनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। इनमें एक और है आघात। इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है।
और किसका गुण नहीं पाया जाता? आघात वर्धनीयता का नहीं पाया जाता। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता किसको कहते हैं? जब अधातुओं को हथौड़े से पीटते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसके कारण इनका यह गुण क्या कहलाता है? भंगुरता। तो अब आप इसको समझ चुके होंगे। अब जरा हम इनकी रासायनिक गुण की तरफ बात करते हैं। जरा इनका रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुण। नंबर 1, पहला धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। देख लेते हैं। Na+Cl2 gives 2NaCl। और आपको मालूम है Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस। इसी तरह से Mg+Cl2 gives MgCl2। MgCl2, Mg पर +2 चार्ज, Cl पर -1। फिर नेक्स्ट क्या है? Ca प्लस अधातुओं का गुण है सल्फर इक्वल टू ये Cl2 यहां पर S, ये अधातु है और ये धातु है, तो ये बन जाएगा CaS। अगला Mg प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा? 2MgO। तो यहां पर हम इसको 2 कर लेते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सॉल्ट, आयनिक कंपाउंड। ये क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। +2 -2 धातुओं से क्रिया करके धातुएं क्या बनाती हैं? आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक किसके बने होते हैं? आयनों से। आयनिक यौगिक किससे बने होते हैं? आयनों से। विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर आयनिक यौगिक बने होते हैं। तो धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब नंबर सेकंड, वायु से क्रिया। अधातुएं वायु से क्रिया करके क्या करती हैं? अपने ऑक्साइड्स बनाती हैं। अधातुएं वायु से क्रिया करके क्या बनाती हैं? अपने ऑक्साइड्स बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे Cl2 + O2 = Cl2O7। सेकंड क्या है? H2 + O2 गिव्स क्या बना देगा? वाटर 2H2O। इसी तरह से N2 + O2 गिव्स क्या बना दिया? 2NO। इसका मतलब क्या है कि अधातुएं
एयर से रिएक्ट करके, एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगी? अपने ऑक्साइड्स बनाएंगी। क्लियर है? इस बात को नोट करिए और ध्यान से देखिए वीडियो। अधातुएं वायु से क्रिया करके, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो इस और ये अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। रासायनिक गुण नंबर 3, इसका 3rd नंबर, धातुओं से रिएक्शन हो गई और किससे हो गई? वायु से क्रिया हो गई। 3rd नंबर, हाइड्रोजन से क्रिया। ये अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अपने हाइड्रोइड्स बनाती हैं। अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? अपने हाइड्राइड्स बनाती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन लिया और ये इसकी रिएक्शन किससे करा दी? हाइड्रोजन से। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा NH3। इसका नाम अमोनिया था। अगला है Cl2 प्लस H2 इक्वल टू H2 2HCl। इसका नाम आप जानते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर इसको बैलेंस करना होगा तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो इस तरह से अब S प्लस H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? H2S। ये सब हाइड्राइड्स आ रहे हैं, सल्फर का हाइड्राइड, क्लोरीन का हाइड्राइड, नाइट्रोजन का हाइड्राइड। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे? अपने हाइड्राइड बनाएंगे। तो ये इनके रासायनिक गुण थे अधातुओं के रासायनिक गुण। नंबर पहला मैंने क्या बताया? पहला बताया धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक। दूसरा में क्या बताया? वायु से क्रिया, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातुएं क्या बनाती हैं? अपने ऑक्साइड्स। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। फिर आपने क्या सुना? हाइड्रोजन से क्रिया। आपको क्या बताया गया? हाइड्रोजन से क्रिया करने पर अधातुएं अपने हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बना रहा है, Cl2 हाइड्रोजन से क्रिया करके 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, और H2 से क्रिया करके क्या बना रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। तो आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन विशेष जरूरी है। NaCl तथा NgCl2 के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। NaCl सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है परमाणु क्रमांक। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 11 परमाणु क्रमांक होता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है। प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होती है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा?
पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के बातम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए Na, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ये ले लिया, ठीक है, Na का 1। और इधर Cl का जरा देख लेते हैं, Cl का कितना होता है। Cl का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 17 होता है, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 2,8,7 आएगा। 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोष में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये अधातु है और ये सोडियम धातु है। तो Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका 2,8,7 और इसके पास कितना होता है, 2,8,1। क्या होता है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये वैद्युत धनात्मक होता है, जबकि ये वैद्युत ऋणात्मक होता है। धनात्मक का मतलब ये धातु होती है और ये अधातु होती है। उसके पहले भी मैंने बताया था कि जिसके बाह्यतम कोष में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा और वो होगा धातु। जबकि जिसके बाह्यतम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है यानी कि वो अधातु होता है। अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। धातु क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जिसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 1 से 3 तक है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो Na ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो इस तरह से Na पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्यागा है। जबकि Cl के पास क्या आ जाएगा, 1 निगेटिव। तो ये बेटे इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। दूसरी चीज अब क्या आ रही है, MgCl2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MgCl2। Mg का परमाणु क्रमांक 12, Mg का परमाणु क्रमांक देखते हैं। तो Mg का परमाणु क्रमांक 12, इट मींस 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2। Cl का आप देख ही रहे हैं। तो MgCl2 का क्या हो जाएगा, MgCl और Cl। Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम को दे देगा और ये इस क्लोरीन एटम को दे देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये बनाएगा क्या, Mg, और Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन अपने दिए हैं, 2, इसलिए +2। और Cl2, एक Cl एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिया है, 1, इसलिए इस पर 1 चार्ज। तो ये MgCl2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ गई है। समझ में आ गया, समझ में आ चुका होना चाहिए, आ गया होगा। क्लियर है।
संक्षारण क्या है, इसके निवारण के उपाय बताइए। संक्षारण, संक्षारण, अब ये संक्षारण क्या है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। संक्षारण क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। संक्षारण क्या है, धातु की सतह का धीरे धीरे, धातु की सतह का धीरे धीरे किसकी उपस्थिति में, वायु तथा नमी की उपस्थिति में, वायु तथा नमी की उपस्थिति में नष्ट होने की क्रिया, नष्ट होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या, धातु सतह का, धातु सतह का वायु तथा नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण कहलाती है। तो ये संक्षारण की परिभाषा है। इसका उदाहरण क्या है, लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना। अब जंग का फार्मूला, एक क्वेश्चन आता है कि जंग का फार्मूला क्या होता है। तो जंग Fe आयरन की परत है, आयरन की सरफेस पर क्या है कि यहां पर O2 लिया गया और ये बना दिया इसने क्या, Fe2O3, Fe2O3, 3O2, और ये जल की उपस्थिति में है। किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। तो इसने क्या बना दिया, फेरिक ऑक्साइड। यही फेरिक ऑक्साइड, यही फेरिक ऑक्साइड क्या होगा, Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड जल को कलेक्ट करेगा, यानी इकट्ठा करेगा और एक भूरे रंग की परत बना देगा, भूरे रंग की परत बना देगा, जिसे जंग कहते हैं। तो इस तरह से लोहे की जंग, लोहे की सतह पर जंग लग जाएगी, जो धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी और सतह नष्ट हो जाएगी, उस धातु की सतह नष्ट हो जाएगी। अब इसके बचाव के उपाय क्या हैं, जरा ये भी आप देख लीजिए। इसके बचाव के उपाय जरा इसको देख लेते हैं। बचाव के उपाय, उपाय नंबर 1, धातु की सतह पर धातु की सतह पर पेंट का आवरण, पेंट का आवरण। नंबर 2, वैद्युत लेपन, वैद्युत लेपन। धातु की सतह पर पेंट लगा देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि धातु की सतह पर है और हम लोग पेंट पोत देते हैं, तो धातु की सतह पर पेंट का आवरण। नंबर 2 क्या है, वैद्युत लेपन। जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनकी सतह पर क्या होगा, वो क्रियात्मक होती हैं, क्रियाशील होती हैं, इसलिए धातु की सतह
क्या कर लेती है, वायु और नमी की उपस्थिति में अपना ऑक्साइड बनाएगी। ऑक्साइड जो है जल से क्रिया करके हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाएगा और वो धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो हम उसकी सतह पर एक कम क्रियाशील, बहुत ही कम क्रियाशील धातु की सतह चढ़ा देंगे वैद्युत विधि द्वारा। वैद्युत विधि द्वारा दूसरे धातु की सतह पर किसी धातु की परत चढ़ाने की क्रिया वैद्युत लेपन कहलाती है। किसी धातु की सतह पर किसी दूसरे धातु की सतह या परत चढ़ाने की क्रिया वैद्युत लेपन कहलाती है वैद्युत विधि द्वारा। फिर से इस बात की परिभाषा समझ लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, वैद्युत विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? वैद्युत विधि द्वारा। वैद्युत विधि द्वारा किसी धातु की सतह पर किसी धातु की सतह पर दूसरे धातु की पतली परत चढ़ाने की क्रिया वैद्युत लेपन कहलाती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे कुछ और भी है जो हम अगले वीडियो में आपको बताएं।